दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब कीमत निर्धारण को समझ रहे थे तो उसके अंतर्गत समय तत्व के महत्व को भी समझ रहे थे और उसमें हमने बाजार जो अवधि कीमत थी उसके अंतर्गत नाशवान वस्तुओं के मामले में कैसे चीज़ें काम करती हैं उसको समझा था। जो नाशवान वस्तुएं होती हैं तो उनमें डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ती है और डिमांड घटने से कीमत घटती है, ये हम लोगों ने समझा था। क्यों? क्योंकि उनकी जो पूर्ति है वो स्थिर रहती है। आज देखेंगे हम लोग अन्य चीज़ों के विषय में, अन्य प्रकार की वस्तुओं के विषय में। तो जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, कोई भी जो टिकाऊ वस्तुएं हैं, तो उत्पादक जानता है कि ये टिकाऊ जो वस्तु है ये खराब नहीं होगी, तो भविष्य में अधिक रुपए के लालच में वो उस वस्तु का संग्रह करता है और सोचता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो उस समय मैं इस वस्तु को अपने स्टॉक से निकाल करके बेच दूंगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि बहुत सी टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जिन्हें स्टॉक में रखा जाता है और मांग बढ़ने के साथ साथ जब कीमत में वृद्धि होती है तो स्टॉक में से उनकी पूर्ति को कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं कपड़ा, गेहूं, चाय आदि होती हैं। इसके विषय में एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं इनके दो कीमत स्तर होते हैं, यानी जो कीमतें होती हैं इनकी दो होती हैं। एक तो होती है न्यूनतम कीमत। वह न्यूनतम कीमत वह कीमत होती है जिससे नीचे उत्पादक अपनी वस्तु को बिल्कुल भी नहीं बेचता है। और दूसरी होती है अधिकतम कीमत। अधिकतम कीमत पर उत्पादक अपनी सारे स्टॉक को बेचने के लिए तैयार रहता है या बेच देता है। अब जो न्यूनतम कीमत होती है उस कीमत को सुरक्षित कीमत भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कोई भी विक्रेता सुरक्षित कीमत का मतलब जो अभी हमने बताया था न्यूनतम कीमत। तो कोई भी विक्रेता सुरक्षित कीमत निश्चित करते समय निम्नलिखित तत्वों का ध्यान रखता है। जब अपनी उस न्यूनतम कीमत को निश्चित करता है तो उस समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है और वो ये चीज़ें हैं। वस्तु का टिकाऊपन कितना है, वस्तु कितने दिन तक टिक सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखता है। भविष्य में कीमत घटेगी कि बढ़ेगी, क्या होगा। भविष्य में उत्पादन लागत कैसी होगी, कितनी होगी। भंडार में रखने का व्यय क्या है, तरलता अधिमान क्या है और भविष्य में मांग क्या है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर विक्रेता वस्तु की सुरक्षित कीमत निश्चित करता है। इस प्रकार दो कीमत स्तर होने पर विक्रेता न्यूनतम सुरक्षित कीमत पर वह वस्तु की कोई भी मात्रा नहीं बेचेगा, जबकि अधिकतम कीमत पर वस्तु की समस्त मात्रा बेचने को तैयार होगा। ज्यों ज्यों, अब यहाँ से ध्यानपूर्वक समझना है आपको, ज्यों ज्यों वस्तु की मांग बढ़ने से कीमत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो पहले न्यूनतम कीमत थी उसके नीचे तो बेच ही नहीं रहा है। तो ज्यों ज्यों वस्तु की मांग बढ़ने से कीमत बढ़ेगी। जैसे ही कीमत बढ़ने लगेगी तो विक्रेता वस्तु के भंडार में से अधिक मात्रा बेचता जाएगा। जो स्टॉक था उसका, उस स्टॉक में से उस मात्रा को बेचता जाएगा जब तक कि मांग बढ़कर अधिकतम कीमत पर नहीं पहुंच जाती, जिस पर वह वस्तु का पूर्ण भंडार बेच देगा। उस समय तक बेचता रहेगा जब तक अधिकतम कीमत नहीं हो जाती, और वहां पर जैसे ही पहुंचेगी तो वह वस्तु के समस्त भंडार को बेच देगा। दोस्तों, ये आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में समांतर अक्ष पर आउटपुट है
और अनुलंब अक्ष पर कीमत है, प्राइस है। ये जो S1 है, ये है पूर्ति वक्र। आप सोच रहे होंगे कि पूर्ति वक्र इस तरीके का क्यों है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा सही ढंग से, लेकिन यहाँ से ऐसे क्यों हो गया, तो ये भी समझ में आ जाएगा। पहले इतना ध्यान में रखिए कि यहाँ से इस जगह तक है। तो वैसे आपने देखा होगा पूर्ति वक्र यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से है। कारण यहाँ पर ये जो पूर्ति वक्र है, पूर्ति वक्र तो है ही, ये कीमत को ज़्यादा दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? अभी जो हम लोगों ने पीछे बात की थी कि जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं में एक न्यूनतम कीमत होती है, और वह न्यूनतम कीमत यह है OS। मतलब जो विक्रेता है वह OS से नीचे बिल्कुल भी अपनी मात्रा को नहीं बेचेगा, अपनी वस्तु को नहीं बेचेगा। ये जो OS कीमत है, इससे नीचे तो बेचेगा ही नहीं। अब इसके ऊपर जब कीमत बढ़ेगी तब वो बेचना शुरू करेगा। अब बेचना शुरू करेगा, इससे पहले थोड़ा और हम समझ लें कि जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उसका उत्पादन है OQ1। विक्रेता जो है, विक्रेता के पास भंडार क्या है? OQ1, इतनी मात्रा उसके पास है। OS न्यूनतम कीमत है, इस कीमत के नीचे वो बेचेगा नहीं। तो यहाँ से जैसे ही कीमत बढ़ना शुरू हुई, या ये कह लो डिमांड बढ़ना शुरू हुई, तो कीमत बढ़ना शुरू हो गई और उसने अपने स्टॉक को निकालना शुरू कर दिया। कीमत P2 उसने Q2 यहाँ तक बेच दिया, कीमत P उसने OQ यहाँ तक पहुँचा दिया। उसके बाद में और कीमत बढ़ी OP1 OQ1। अब यहाँ पर आते आते इस कीमत पर ये इसका इतना स्टॉक ख़त्म हो गया। जैसे ही इसका इतना स्टॉक ख़त्म हुआ, स्टॉक था OQ1 और OQ1 स्टॉक ख़त्म हो चुका है किस कीमत पर? OP1 तक। अब इसके बाद यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ पर क्या था, डिमांड बढ़ने से कीमत बढ़ रही थी और उसके साथ सप्लाई भी बढ़ रही थी, लेकिन उसके पास भंडार कुल इतना ही था। अब वो भंडार हो गया समाप्त। तो अब अगर डिमांड बढ़ती है तो ऐसे समय पर उस वस्तु की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, केवल कीमत ही बढ़ेगी। क्योंकि इसके बाद से यहाँ से इसकी मात्रा स्थिर हो गई, माने अब नहीं बढ़ सकती है इसकी सप्लाई। तो ऐसे समय पर ये जो पूर्ति वक्र है बिल्कुल सीधे ऊपर को हो जाता है। तो इसलिए अब ये आपको ये पूर्ति वक्र समझ में आया होगा कि ये इस तरीके का क्यों है, यहाँ से ऐसे क्यों हो गया, यहाँ से इसलिए ऐसे हो गया। इसका कारण ये है क्योंकि OQ1 स्टॉक था और वो पूरा स्टॉक निकल चुका है। दोस्तों आज वीडियो को छोटा ही रखेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मेरे प्रश्न का जवाब दें, इसमें कमेंट करें। आपने काफ़ी चीज़ें समझ ली हैं। अब इसमें आपको ये बताना है कि जो बाज़ार अवधि होती है, जो अभी हम लोगों ने समझा है पिछले वीडियो में और इस वीडियो में, तो बाज़ार अवधि में पूर्ति अधिक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है, पूर्ति का अधिक प्रभाव होता है, या मांग का? दो तत्व होते हैं, पूर्ति और मांग। तो आपको कमेंट ये करना है कि मांग अधिक प्रभावशाली होती है या पूर्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।